बीच में मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। आज दिल्ली शहर में, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली की सड़कों पे मैं उन महिलाओं को ढूंढने के लिए निकला था जो शादीशुदा हों और साथ ही उनके मांग में सिंदूर भरा हुआ हो। लेकिन शहर में मांग पे सिंदूर लगाना यह आम बात नहीं रही। अब महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं भी, परिवार वाली महिलाएं, बाल बच्चेदार महिलाएं भी सिंदूर का प्रयोग बहुत कम करती हैं। औसतन 80% से अधिक महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती हैं। अगर सिंदूर लगाती भी हैं तो इस कदर लगाती हैं जिस कदर से उनके मुख्य मांग पे सिंदूर हल्का सा दिखे। इस शहर में अगर यहाँ की जितनी आबादी है उस आबादी में औसतन 90% से अधिक जो परिवार हैं वो भारत के विभिन्न राज्यों से यहाँ विस्थापित होकर आए, रोजी रोटी की तलाश में यहाँ पे आए। यहाँ पे फिर परिवार बढ़ा, एक पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी। दिल्ली में जो विभिन्न राज्यों से महिलाएं आई हैं उसमें खास करके जो पुरानी महिलाएं, जो उम्रदराज महिलाएं हैं, वो आज भी अपनी संस्कृति को बरकरार रखी है। लेकिन जो नई पीढ़ी की महिलाएं हैं, वो महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं, अपने मांग पे सिंदूर बहुत कम, 90% नहीं के मामले में, या फिर जो सिंदूर लगाती हैं उसमें वही महिलाएं हैं जो या तो बहुत गरीब हैं, नीच है, मजदूर है, वो अपने शौहर के लिए, अपने सुहाग के लिए, या उनकी जो जिस उद्देश्य से लोग सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं। उसी सिंदूर को ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच गया कालका मंदिर। अतुल जी, मैं एक कहानी कर रहा हूँ। आमतौर पे ऐसा देखते हैं कि जो महिलाएं होती है वो महिलाएं विवाह के बाद माथे पे सिंदूर नहीं रखती है, या अगर रखती भी है तो होता क्या है कि मुख्य मांग को हटा के साइड में एक मांग बना लेती है जिसमें सिंदूर नहीं रहता है। आप दोनों पति पत्नी हैं, कहाँ से आए हैं? हम लोग तो बिहार से हैं, बिहार से बेगूसराय घर है मेरा। अच्छा, और ये मेरी वाइफ है। ओके। खुशी जी, ये बताइए कि आप शहर में होने के बाद भी अपने मांग पे, आप कनॉट प्लेस में अभी दिल्ली में खड़ी हैं और अपने मांग पे इतना सिंदूर भरी हुई है। सिंदूर का महत्व तो समझते ही होंगे आप। यस। बताइए क्या है इतना सिंदूर लगाई हुई हैं? क्योंकि हम जिस शहर से हैं, हमारा घर पटना है, पटना से मैं आई हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ के अपना सिंदूर ही भूल जाऊँ। फिर इसका महत्व जो है वही हमारा जो कल्चर चलता आया है वही आगे भी रहेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं थोड़ा सा सिंदूर लगाऊँ, जैसा आज है वैसा ही हमेशा रहेगा। सिंदूर शक्ति का प्रतीक है जी, काली, बिल्कुल। दुर्गा, हाँ, शक्ति का। तो आप जरूर चाहती होंगी कि आपके मांग का सिंदूर हमेशा हमेशा बरकरार। बरकरार रहे। तो शहर आने के बाद भी आपके मन में कभी सिंदूर को ये जो बगल वैसा कभी नहीं करे? आया और ना कभी आएगा।
आज कालका जी मंदिर में पुजारियों के बीच और यहाँ जितने दुकानदार थे उनके बीच एक टग ऑफ वार चल रहा है। इस मंदिर के परिसर के अंदर में तकरीबन 200 से अधिक दुकानें थी। मंदिर का रौनक था वो दुकान, लेकिन आज पुजारियों और इन दुकानदारों के बीच में जो एक आपसी कलह हुआ, उस कलह के कारण सारे दुकानदार सड़क पे आ गए। यह अलग बात है कि ये सारे दुकानदार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो दिल्ली की है उससे अप्रूव्ड है, इनके पास उसके सभी कागजात हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जब भी कभी इस क्षेत्र में कोई वीआईपी ड्यूटी या वीआईपी रूट लगता है तो उस रूट के हिसाब से इन तमाम दुकानदारों को यहाँ से हटा दिया जाता है। मंदिर परिसर में जो दुकानें थी उसके हटने के कारण मंदिर पूरा वीरान लगता है। जब यहाँ पुजारी से पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई कि मंदिर में जितने उस परिसर में जितने दुकानदार थे उन सभी लोगों को आप लोगों ने बाहर कर दिया, तो ये एक उन लोगों की आपसी कलह थी, आपसी एक राजनीति है। परिणाम ये हुआ कि ये मुकदमा दिल्ली के हाई कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट फिर उस चीज़ को, उस सुलह को बरकरार रखने के लिए दुकानदार को तो अंदर नहीं आने दिया, लेकिन यहाँ जितने पुजारी हैं उन करीब यहाँ 300 से अधिक पुजारी हैं। इन 300 पुजारियों को एक साथ तो पूजा अर्चना नहीं किया जा सकता है। परिणाम ये हुआ कि इन पुजारियों को तकरीबन 15, 20, 25 की संख्या में यहाँ पूजा करने के लिए एक माहवारी, एक माह में कौन कितने पुजारी रहेंगे दिया जाता है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि जो मंदिर के पुजारी होंगे उनको मंदिर के रखरखाव के लिए, सुरक्षा व्यवस्था से लेके तमाम कार्यों के लिए प्रत्येक माह 17 लाख रुपया जमा करने होंगे। सोनल साहब, आप तो यहाँ के पुजारी हैं। हाँ जी। यहाँ पे बहुत, अभी बाहर में आने के बाद बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि यहाँ पे लिटिगेशन है, मंदिर में झगड़ा है, बहुत तरह की बातें। ये बताइए नहीं, क्या मंदिर से रिलेटेड कोई झगड़ा नहीं है। क्या बात है? विद इन पुजारी अपने शेयर को लेके कोई लिटिगेशन चल रही है किसी की, बाकी ऐसा कुछ नहीं, मंदिर से रिलेटेड कोई नहीं है। तो ये मामला अभी कोर्ट में है? नहीं, मंदिर का कोई मामला कोर्ट में नहीं। विद इन पुजारी जो आपस में झगड़े हैं वो कोर्ट में है। मंदिर से रिलेटेड मंदिर से रिलेटेड कोई नहीं है। मंदिर का टाइटल कोई, पुजारी ये चाहते हैं कि उनका जो हिस्सा को लेके, पैसे की आमदनी को लेके। हाँ। तो अभी इसमें क्या बना हुआ है कि मंदिर में जितने पुजारी हैं उनका रोटेशन बेसिस पे बारी सिस्टम है यहाँ पे। एवरी मंथ बारी आती है, सबकी चेंज होती है, तो वो तो कस्टमरी लॉ के अकॉर्डिंग देख रेख कौन कर रहे हैं? पुजारी लोग करते हैं। नहीं, जो बाहर में जो कोर्ट के बारे में कोई जस्टिस है या नहीं, वो सबके सारे जो पुजारी के खुद के वकील हैं सबके। अच्छा, सबके वकील हाँ, अलग है। वो देखते हैं। उसमें एक कोई आदमी जहाँ पे आप लोग पैसा जमा करते होंगे? एडमिनिस्ट्रेटर के अकाउंट में हाई कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किए हुए हैं। अच्छा। उनके अकाउंट में जमा। ये कौन है एडमिनिस्ट्रेटर? हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस JR मेडा। अच्छा, उनके अकाउंट में आप लोग पैसा जमा करते हैं? अरे, मंदिर डेवलपमेंट फंड के अंदर जमा करते हैं। ठीक है। तो इसमें जैसा कि उन्होंने बताया कि उनका कहना है कि जो 200, 300 जो भी पुजारी हैं उनका महीने में रोटेशन आता है कि कितने पुजारी एक साथ रहेंगे। हाँ। उसमें होने से क्या होता है कि अगर 12, 15 या 20 पुजारी हर एक महीने में रोटेशन आया तो उन्हें मंदिर का जो डेवलपमेंट फंड है उसमें उनके पास जो हाई कोर्ट के जज है उनके अकाउंट में जमा करते हैं। हाँ जी। फिर उसके बाद उनका अपना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। हाँ। तो औसतन यहाँ पे जितने पुजारी हैं उसमें कितने, 300 पुजारी में 300 से ज़्यादा ही है। ज़्यादा ही है। तो औसतन एक महीने में कितने लोग आते हैं? अब जैसे लास्ट मंथ था उसमें 51 पुजारियों की बारी थी। अच्छा। और इस मंथ हम 2 पुजारी हैं सिर्फ। इस महीने में 2 पुजारी हैं, मैं और मेरे ताऊ जी। ऐसा क्यों? जैसे किसी की फैमिली फैमिली के हिसाब से। हाँ। ओके। किसी का शेयर कुछ है, किसी का कुछ है। तो इसमें तो फिर एक चीज़ और होगा कि अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी यहाँ पे पुजारी हैं, आप उनका अकेला संतान। हाँ, वही है। तो कम लोग होंगे बारी में। और किसी के दादाजी 4 भाई थे, उनके भी 4 बेटे हो गए, तो उनकी फैमिली में मान लो 40 आदमी होंगे। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, भले ज़्यादा हो जाएगा। हाँ। आप अकेले हैं तो आपको जो शेयर मिलेगा वो अधिक होगा। हाँ। और जो 5, 7, 10 लोग परिवार कम होगा। अच्छा, तो यहाँ पे आपस में बेसिकली झगड़ा पुजारियों के बीच में ही है। हाँ, मंदिर को लेके कोई। मंदिर को लेके।
जो लोग दिल्ली के भौगोलिक स्थिति से वाकिफ हैं उन्हें कालका जी मंदिर जरूर देखे होंगे, लेकिन वैसे भी अगर आप ओखला की तरफ से नेहरू प्लेस जाते हैं तो आपके दाहिने हाथ में ये मंदिर है। अगर आप नेहरू प्लेस या कैलाश कॉलोनी से होते हुए आएंगे तो फिर आप जहाँ आपकी सड़क बाएं और दाहिने मुड़ेगी वहाँ पे सामने में आपको कालका मंदिर मिलेगा। कालका मंदिर का इस मंदिर के ठीक सामने मेट्रो स्टेशन भी है। कालका माई का भंडारा 12 बजे से 4 बजे तक होता है। जो भक्त भंडारा ग्रहण करना चाहते हो वो कर सकते हैं। जय माता दी। कालका मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। कालका मंदिर परिसर से जितने करीब 150-200 जो दुकानदार अंदर थे, जो फूल माला या विभिन्न प्रकार के सिंदूर या पूजा के सामग्री बेचते थे, वो सभी अब सड़क पे आ गए। सड़कों पे आने से ऐसा नहीं है कि जो पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ लोग आते हैं वो सड़क से ही खरीद के जाते हैं, लेकिन मंदिर परिसर में भी कुछ लोगों को ऐसा देखा गया है जो पुजारी के लोग हैं, इसलिए वो मंदिर के परिसर में फूल माला या अन्य सामग्री बेचते हैं। बाहर के दुकानदार की जो बिक्री अंदर होती थी वो बिक्री शायद बाहर में उतनी नहीं होती है, और खासकर बाहर में दुकानदारों की संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ती गई। जब मैं मंदिर में पुजारियों से पूछा कि क्या यह जो स्थिति आज हो गई है सब जुडिस, तो उन्होंने कहा कि सब जुडिस नहीं है। कोर्ट में जाने के बाद, चूँकि यहाँ पुजारियों के बीच इतना अधिक तनाव था, सभी पुजारी दौड़ते थे किसी भी जो यहाँ पे भक्तजन आते थे उनके लिए, तो पुजारियों में अंदर ही अंदर एक तनाव हो गया था। मंदिर में जब पुजारियों से बात किया तो पुजारियों का कहना ये है कि विभिन्न करीब यहाँ पे 300 से अधिक पुजारी हैं। अब 300 पुजारियों का में एक अनुशासन या उनका जो प्रतिबद्धता कटिबद्धता जितनी भी बद्धता थी उन तमाम चीज़ों को सुरक्षित और मेंटेन रखने के लिए कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का निर्माण हो। वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में प्रत्येक माह जितने पुजारियों को औसतन 16 से 25 तक पुजारियों का यहाँ पे ड्यूटी होता है, उन्हें यह पाली आती है, उसमें ये पुजारी प्रत्येक माह 17 लाख रुपया उस एडमिनिस्ट्रेशन को सौंपेंगे, जिससे कि इस परिसर का रखरखाव, इसका जितना तोड़ फोड़ हुआ उसको बनाने का या इस परिसर का पूर्ण रूप से मेंटेनेंस किया जाएगा। शेष यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक पुजारी के घर में 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, उनके अलग अलग पीढ़ियाँ आ गई हैं, तो स्वाभाविक है कि 17 लाख रुपये देने के बाद अगर उन्हें प्रत्येक माह 5 लाख रुपये या 4 लाख रुपये भी बचता है, तो ये उनके विभिन्न संतानों में, चाहे वो संख्या 20, 25, 30 तक हो जाए, उनमें बंटवारा हो जाता है। परिणाम होता है कि एक पुजारी को प्रत्येक माह औसतन 20 से 25 हज़ार रुपया मिलता है। लेकिन जिनके घर में संतानों की संख्या कम है, अब अगर एक पुजारी का सिर्फ एक बेटा है या उस बेटे को एक बेटा है, तो स्वाभाविक है कि 5 लाख रुपए का जो बंटवारा हो रहा है वो बंटवारा औसतन 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख में होता है।
जब पुजारियों से पूछा कि अगर 300 पुजारी हैं और इनका रोटेशन में चलेगा, तो उनका कहना है कि इन 300 पुजारियों में प्रत्येक माह औसतन जो संख्या 15, 17, 20 पुजारियों की जो संख्या आती है, उस संख्या में अन्य पुजारियों को तकरीबन किन्हीं को 3 साल में, किन्हीं को 5 साल में, किन्हीं को 8 साल में बाद उनका रोटेशन में चक्र चलता है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कालका मंदिर इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण, इतने पुराने मंदिर होने के बाद भी कालका मंदिर वो आकर्षण शायद नहीं आकर्षित कर सका यहाँ लोगों को, दर्शकों को, या जो भक्त हैं उनके लिए वो दर्शक आकर्षण नहीं कर सका जो दिल्ली के अन्य, खास करके जो प्राचीन हनुमान मंदिर कॉर्नर प्लेस में है, वो आकर्षण यहाँ नहीं है। वैसे पुजारी कहते हैं कि और औसतन दिन में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक तकरीबन यहाँ 2000 से 3000 लोग दर्शन करने आते हैं, लेकिन शनिवार और रविवार को यहाँ आकर्षण या यहाँ लोगों की जो भीड़ है वो भीड़ अधिक होती है। कालका मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यह काली का है और इतने पुराने होने के कारण यहाँ लोगों का ऐसा मानना है कि ये शक्तिपीठ के रूप में लोग इसे मानते हैं। वहाँ से खड़ी हो जाओ। मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर तकरीबन 3000 साल पुराना है। यह किंवदंती है। यह वेद शास्त्र जितने भी है उसमें कहीं न कहीं इसका जिक्र होगा, और यह जिक्र भी है कि इसमें महाभारत के समय कौरव पांडव का यहाँ पे पूजा अर्चना हुआ है। इतनी सच्चाई है या क्या झूठ है यह कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के समय या कुरुक्षेत्र के समय पांडव इस रास्ते से या इस पहाड़ क्षेत्र से गए हैं।
हिस्सा नहीं होता, और कई बार कोर्ट से है ना लड़कियों को हिस्सा मिल जाता है, तो वो इस चक्कर में बोलते हैं कि भाई लड़कियों का जहाँ हिस्सा मिलना चाहिए, लड़कियों का हिस्सा तो या तो ससुराल में या पियर में, एक जगह तो होगा, दोनों जगह थोड़ी होगा। अच्छा, इस तो लड़कियाँ यहाँ भी हिस्सा मांगती है, कई बार कोर्ट उनको आदेश दे देता है। इस चक्कर में कई बार लड़कियाँ बोलती हैं कि भाई हमें यहाँ से भी हिस्सा मिले और ससुराल से भी हिस्सा मिले। तो वो इसलिए था कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था कि भाई लड़कियों को जो हिस्सा मिले हाँ, माँ वो बाप की गलत है, चीज़, गलत है वो। तो वो चाहती थी कि अगर उसके पिताजी इसमें है, पुजारी है, हाँ, तो तो फिर वो लड़कियों उसको भी हिस्सा मिले। तो हम लोग का यही था कि चूंकि ये काली की क्योंकि मंदिर है, लड़कियों का हिस्सा इसमें मंदिर में नहीं होता, उसमें जमीन में जायदाद में तो हो सकता है, लेकिन मंदिर के इसमें नहीं हो सकता। लेकिन अगर मान लें कि किसी पुजारी को जो अपना हिस्सा मिला उस हाँ। हिस्से से अगर अपनी बेटी को देना चाहे, हाँ, वो अपनी खुशी से कुछ भी दे दे। कुछ भी दे। बहरहाल आज यह सोच के कि यह काली का मंदिर है, इसलिए मैं कालका मंदिर पहुंचा, और हमारे मन में यह एक भावना थी कि काली का मंदिर होने के कारण यहाँ जो महिलाएं आती हैं, जो महिलाएं माँ काली के दर्शन करने के लिए आती हैं, वो खासकर जो विवाहित महिलाएं हैं, वो अपने मांग पे सिंदूर अवश्य भरी होंगी या फिर सिंदूर का जो भरपूर उपयोग की होंगी। लेकिन देखकर बहुत आश्चर्य लगा कि दिल्ली शहर में जो महिलाएं हैं, जो शहरी महिलाएं हैं, जो बाहर विभिन्न राज्यों से यहाँ आई हैं, माथे पे सिंदूर नहीं लगाती। सिंदूर की जो परंपरा है वो विवाहित महिलाएं इतना ज़्यादा बदल दी हैं कि वो अपने मांग के बीच मांग में सिंदूर नहीं लगाकर एक बगल के मांग में सिंदूर लगाती हैं, वो भी लेश मात्र। यह आंकना, यह जांचना बहुत मुश्किल होता है कि वो विवाहित है अथवा अविवाहित। सिंदूर का एक अपना महत्व है, खास करके जब हम देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं, दुर्गा के बारे में बात करते हैं, काली के बारे में बात करते हैं। अब दुर्गा के मंदिर में या काली के मंदिर में महिलाएं जो पूजा कर अर्चना करने जाती हैं, वो सिंदूर नहीं लगाए, तो हम किस संस्कृति की बात करते हैं? शहर में रहने वाली महिलाएं, औसतन महिलाएं, संस्कृति और हमारी जो सभ्यता है उसको कहने में, बोलने में तनिक भी हिचकी नहीं लेती। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो शहर में मजदूरी करने के लिए आती हैं या फिर शहर में पढ़ी लिखी नहीं होने के बावजूद अपने जीवन को बहुत मशक्क़त के साथ जीने की भरपूर प्रयास करती हैं, वही महिलाएं संस्कृति को बचाई हुई है। वही महिलाएं अपने माथे पे सिंदूर लगाती हैं। जो पढ़ी लिखी महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाओं में मैं बोलूँगा कि करीब 90% महिलाएं, खास करके जो कामकाजी महिलाएं, उनमें तकरीबन 80% महिलाएं सिंदूर का उपयोग नहीं करती। अगर करती भी हैं तो इस कदर की समाज उन्हें या जो उन्हें देख रहा है वो समझे कि ये विवाहित नहीं है। अपने आदमी का श्रृंगार है तो करेंगे तो भाई। गीता जी, आपके माथे पे सिंदूर देख के खुशी होती है। ये बताइए कि शहर में होने के बाद भी आप सिंदूर को लगाई हुई है क्या? अगर हम जैसे कि माँ बाप ने शादी कर दी, अगर उसे ढक भी लेंगे तो क्या हमारी पहचान खत्म हो जाएगी कि ये शादीशुदा नहीं है? इसलिए ये जानते हो कि जब हमारी शादी हो चुकी है तो सिंदूर ना लगाएं या लगाएं, शादीशुदा तो है ही, इसलिए ढकने से क्या फ़ायदा? जब ढक भी लेंगे फिर भी हम सुहागन हैं, और नहीं भी ढकेंगे फिर भी सुहागन है। इसलिए ये हमारे देश की और हमारे मध्य प्रदेश की ये संस्कृति है, इसलिए हम सिंदूर लगाते हैं। भारत के विभिन्न राज्यों में ऐसे कई दृष्टांत हैं जहां एक पिता अपनी बेटी की शादी कराने के लिए कर्ज लेता है और जीवन पर्यंत या तो उस कर्ज को चुकाते रहता है या नहीं चुकाने की अवस्था में अपने घर को, अपनी संपत्ति को या कभी कभी खुद को भी बेच देता है, खुद को फांसी पे लटक जाता है ताकि उसके बेटी के मांग में सिंदूर रहे। लेकिन विवाहोपरांत जब यही बेटियां शहर आती हैं, शहर आते ही ग्रामीण परिवेश से जैसे ही शहर आती हैं, माथे का सिंदूर क्षीण हो जाता है।
शायद उन्हें यह लगता है कि माथे पे सिंदूर लगाना उनके सभ्यता के खिलाफ है, लेकिन संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने के लिए शायद कभी पीछे नहीं हटते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना है एंड आई एम फ्रॉम द्वारका एंड आई एम वर्किंग इन मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में वर्किंग हूँ एट द पोस्ट इन द्वारका। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जैसे मुझसे पूछा कि इन मैरिड कल्चर में तो सिंदूर एंड चूड़ी वगैरह एंड पायल वगैरह जो भी एक्सेसरीज हैं एज अ गर्ल के लिए बहुत मैंडेटरी है। बट आज की जनरेशन में क्या है, लोग कहते हैं कि नहीं ये दिस इज़ द ओल्ड फैशन, बट ये ओल्ड फैशन नहीं है। बेसिकली ये प्रिटेंड करता है दिस इज मैरिड एंड द ओल्ड कल्चर। एंड आई एम वेरी लकी टू आई एम विद मैरिज फॉर एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर माई मैरिज एंड मुझे बहुत पसंद है एंड चूड़ा वियरिंग चूड़ा सिंदूर पायल वगैरह बहुत पसंद है। एंड थैंक यू सो मच। पिछले दिनों जब कनॉट प्लेस में अपने बहुत पुराने करीब 2 दशक से भी अधिक पुरानी दुकान है चूड़ी वाला, उनके पास गया तो चूड़ी वालों का कहना ये है कि हम जिस सभ्यता की ओर जा रहे हैं उसमें आने वाले दिनों में चूड़ियाँ सिंदूर ये सब अजायब घर में दिखाई देगा। लोग चूड़ियाँ मौसम पे पहनती है, साल में अगर कोई फंक्शन है शादी विवाह है तो उस अवसर पे चूड़ियाँ पहनती है, कोई पर्व है तो उस अवसर पे चूड़ियाँ पहनती है, अन्यथा चूड़ियाँ नहीं पहनती है। उसी तरह सिंदूर की भी बात है। भाई साहब, मैं एक कहानी कर रहा हूँ चूड़ी और सिंदूर पे। जी। दिल्ली शहर में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के जो शहर हैं, शहर में महिलाएं अब सिंदूर और चूड़ियाँ इन दोनों चीज़ से दूर होती चली जा रही है। आप करीब 50 साल से चूड़ियाँ बेच रहे हैं जी। आपका क्या तजुर्बा है इस मामले में, क्या देख रहे हैं? पहले सर जैसे कि मेन जो त्यौहार होते हैं, जैसे करवा चौथ है, फेस्टिवल है, तो उसमें बहुत पहनी जाती हैं चूड़ियाँ। अभी सावन का महीना चल रहा है, सावन के अंदर हरी लाल पीली मिला के इंसान पहनता है चूड़ियाँ। आजकल क्रेज़ हो गया कम, लेडीज़ यहाँ आ रही हैं अब कम, नहीं तो पहले बहुत इस चीज़ का क्रेज़ माना जाता था। चूड़ी के नहीं है, तो चूड़ियाँ तो स्वाद की चीज़ है। और जैसे कि हमारे पास तो हर तरह की हर वैरायटी की चूड़ी होती है, जो इंसान समझ ले देख ले हर लुक में मिलेगी। कड़ा चूड़ी ब्लैक की, प्लास्टिक की, कांच की, मेटल की, इन डिसाइड करते हैं। तो चूड़ियाँ बहुत आजकल थोड़ा क्रेज़ कम है, अभी काम नहीं है बिल्कुल। तीज फेस्टिवल चालू है, तीज के ऊपर अभी तक इतनी ग्राहकी है नहीं अभी, और नहीं तो एक टाइम ऐसा होता था तीज के ऊपर भीड़ लगी रहती थी यहाँ पे मेहंदी की, चूड़ी की। तीज और फेस्टिवल में तो चूड़ियाँ पहनना अलग बात है। आमतौर पे जो शादीशुदा महिला है वो तो चूड़ियाँ, हाँ वो तो पहनती हैं, मगर आजकल बहुत कम हो गया है यहाँ पे सब जी। ऐसा क्यों हुआ? तो इसकी कारण तो मैं बता सकता हूँ भाई, पब्लिक का नहीं तो थोड़ा नेचर इनका लेडीज़ों का, ऑफिस वगैरह में जैसे जाते हैं तो हम नहीं पहन पाते हैं, इस चक्कर की वजह से भी बहुत से नहीं पहन पाते हैं चूड़ी। बाकी जो गृहस्थी की लेडीज़ हैं वो तो 12 महीने आएंगी, पहनेंगी, कभी लाल पहन गई, कभी कोई सी पहन गई। आप तो चूड़ी लाते कहाँ से? सर हमारी चूड़ी आती है फिरोजाबाद से, बनती चूड़ी फिरोजाबाद में ही है। दिल्ली में भी कई जगह मिलती है चूड़ी, तो हर तरफ मिल जाएगी। लेकिन पिछले 50 साल में और आज चूड़ी का व्यापार क्या कम हो गया? हाँ, अब जो है थोड़ा क्रेज़ कम है। अब चाहे हर जहाँ पे लिपस्टिक पाउडर बिक रहा है उनने भी चूड़ी रख ली है। पहले इस जगह की मान्यता थी, मंदिर जाएंगे मंदिर से चूड़ी पहन के आएंगे। आजकल हर कॉलोनी में, मार्केटों में जैसे मिल जाती हैं चूड़ियाँ सब। अच्छा, ये कांच का नहीं है? कांच का है। दक्षिण भारत में जो चूड़ियों की परंपरा है वो सोने की चूड़ियों का परंपरा है। दक्षिण भारत की महिलाएं अधिकतर
सोने की चूड़ियाँ पहनती है। जबकि बंगाल में जो चूड़ियों की परंपरा है उसमें शंख की चूड़ी या साख की चूड़ी, लाख की चूड़ी, ये चूड़ियाँ जो कांच की चूड़ियाँ हैं उन चूड़ियों की परंपरा है। और अधिकांशतः महिलाएं यहाँ पे बंगाली समुदाय में शायद ही कोई परिवार विवाहित महिला ऐसी है जो चूड़ियाँ नहीं पहनती है, चाहे वो सांख पोला की चूड़ियाँ पहने, चाहे वो लाख की चूड़ियाँ पहने, चाहे वो कांच की चूड़ियाँ पहने। राजस्थान में जो महिलाएं चूड़ियाँ पहनती है वो चूड़ियाँ मुख्यतः एक रस्म के हिसाब से, रस्म के बाद, जिसे मामेरू रस्म कहते हैं, उसके बाद पहनती है। पंजाब में जो दुल्हन चूड़ी पहनती हैं उसमें चूड़ा पहनाने के लिए एक रस्म का आयोजन होता है जिसे चूड़ी सेरेमनी या इस तरह की जो नाम है वो कहा जाता है। महाराष्ट्र में जो दुल्हनें हैं, जो शादीशुदा विवाहित महिलाएं हैं, वो हरे कांच की चूड़ियाँ अधिक पहनती है। ये चूड़ियाँ हरा होना उनके लिए बहुत ही भाग्यशाली होता है। सामने भी लिए भी चालू करेंगे अभी आप लोग भी चालू। जब चूड़ी बेचने वाले दुकानदार से पूछा कि आखिर चूड़ियाँ क्यों नहीं बिक रही है बाजार में, तो उन लोगों का जो कहना था वो सुनकर शायद आप भी दंग हो जाएंगे। उन लोगों का कहना है कि हमारी सभ्यता जिस तरह से बदल रही है, आज समाज में जिस तरह से हम संस्कृति और सभ्यता की बात कर रहे हैं, उसमें महिलाओं में जो चूड़ियाँ की खनक की आवाज़ थी वो खनक अब ख़त्म हो गई। पहले ऐसा था कि जो महिलाएं हैं वो चूड़ियों की खनखनाहट से अपने घर में जो पुरुष हैं, उनके जो पति हैं, उन्हें आकर्षित भी करती थी, उनको लुभाती भी थी। आज लुभाने की वो परंपरा ख़त्म हो गई और आज चाहे विवाहित हो या अविवाहित, आज डेटिंग होता है। हम चाहे अपनी संस्कृति सभ्यता के बारे में जितने भी ढोल और नगाड़ा पीट लें, लेकिन हकीकत ये है कि हम संस्कृति और सभ्यता को इतने ज़्यादा अधिक आधुनिकीकरण कर दिए हैं कि हम अपनी सभ्यता को किताब के पन्नों में रख दिए। आज हालात ये है कि उन संस्कृति और सभ्यता को किताब के पन्नों से भी समाप्त किया जाता है। सभ्यता और संस्कृति की बात किताबों से नहीं सीखी जा सकती है। सभ्यता और संस्कृति की बात हम अपने समाज में, अपने परिवेश में देखकर, उसे बरकरार रखकर, उसे आगे ले जाकर, उसे अगली पीढ़ी को देकर तभी हम ले जा सकते हैं। आज परिणाम ये है कि घर में, हमारे समाज में जितने बड़ी और बूढ़ी औरतें हैं, ये बूढ़ी औरतें भले अपने जीवन के अंतिम वसंत तक उस सभ्यता को दांत से पकड़ी हुई हैं ताकि छूटे नहीं। हाथ में चूड़ियों की खनखनाहट आज भी रखी हुई है, बिछिया, बिंदी, ये सभी लगाती हैं। उनकी जो उनके माता पिता या उनके जो पूर्वज थे, जो उन्होंने सिखाया। लेकिन आज हम जैसे जैसे शिक्षा की ओर महिलाएं जिस तरह शिक्षित हो रही हैं, उस शिक्षा का एक कुप्रभाव यह भी है कि हम इतने ज़्यादा आधुनिकीकरण की ओर जा रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता या अपने इस संबंध में जो बातें हैं, चाहे वो चूड़ी की बात हो, बिछिए की बात हो, या फिर साड़ी की बात हो, पल्लू की बात हो, सिंदूर की बात हो, टिकली की बात हो, ये सब समाप्त हो रहा है।
भारतीय संस्कृति के हिसाब से महिलाओं के मामले में 16 श्रृंगार शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं के जो श्रृंगार के साधन प्रसाधन है उसमें 16 श्रृंगार है, चाहे वो सिंदूर हो, पायल हो, बिछिया हो, मंगलसूत्र हो, कमर में पहनने वाला हो, माथे में बांधने वाला, विभिन्न प्रकार के जो श्रृंगार के साधन हैं। उसी श्रृंगार के साधन में विवाहित महिलाओं के लिए सिंदूर और भी है। लेकिन आज हालात ये है, हम जिस तरह से समाज में परिवर्तन हो रहा है, हम जिस सभ्यता और संस्कृति का अनुकरण कर रहे हैं, आधुनिक सभ्यता और संस्कृति का, अपनी सभ्यता को छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता का जो अनुकरण कर रहे हैं, उसमें बाबूजी मेरे कहते थे कि कापे करब सिंगार पिया मोड़ा आनड़। हकीकत यही है कि आज घर में देखने वाला कोई नहीं है। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो लोग इस बात को टोकते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वो अपने अपने जो छोटे घर, उनके घर में जो छोटे लोग हैं, उम्र में छोटे लोग हैं, विवाहित महिलाएं हैं, वो समझती हैं कि ये शायद आउटलॉज हैं। विवाहित महिलाओं में खास करके सास ससुर, जिसे इन लॉज कहा जाता है, ये सारे इन लॉज आउटलॉज हो जाते हैं अगर टोके। क्योंकि आज हर एक व्यक्ति, हर एक महिलाएं विवाह के बाद प्राइवेसी चाहती है। वो चाहती है कि विवाह के बाद सिर्फ उसके घर में उसका पति हो, उसके सास ससुर या परिवार के जो अन्य सदस्य, जॉइंट फैमिली की परंपरा समाप्त हो गई, नेस्तो नाबूद हो गई। वैसी स्थिति में हम किस सभ्यता, किस संस्कृति को सीखेंगे या किस सभ्यता और किस संस्कृति को हम आगे ले जाएंगे। कालका माई का विशाल भंडारा, भंडारे में दान करें, अपनी नेक कमाई से भंडारे में दान करें। जो आपकी सेवा श्रद्धा हो भंडारे में दान करते हुए जाए। कालका माई का भंडारा